आप को नॉर्मलाइज कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। पर डॉक्टर को कंसल्ट करने का मतलब अपने आप को हॉस्पिटलाइज करने का बिल्कुल नहीं है। आप तुरंत ही अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। यदि आप राइट हैंड से काम करते हैं तो इंडेक्स फिंगर में इधर, और यदि आप लेफ्टी हैं तो इस हाथ से आपको अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना है। यदि वो 94 तक है तो कोई चिंता की बात नहीं है। 94 से यदि वो 93 भी जा रहा है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और 93 से नीचे जा रहा है तो आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ सकती है। तो अब दूसरी बात ये है कि आपको क्या टेस्ट कराना है, क्या नहीं कराना है। आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होना चाहिए, आपका पल्स कितना होना चाहिए। तो पल्स जो है वो 60 से 90 के बीच का होना चाहिए। यदि 90 से ज्यादा, यदि वो 100 भी टच कर रहा है तो उसे कोई घबराहट की बात नहीं है, या 60 से डाउन हो रहा है तो सोचने की बात है। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन और पल्स की बात। दूसरी बात ये है कि आपको टेस्ट क्या कराना है और क्या नहीं। यदि ये सामान्य सर्दी खांसी बुखार है तो आपको टेस्ट तो कराना ही नहीं है, दूसरे तीसरे दिन आप ठीक हो जाएंगे। आरटीपीसीआर और एंटीबॉडी टेस्ट, ये दोनों कितने ज्यादा कारगर हैं। आरटीपीसीआर का जो रिपोर्ट है वो 3 दिन बाद ही आता है, और जिस दिन आपको पहले दिन सर्दी खांसी हुई या आपको ये पता चला कि इस व्यक्ति को से मैं मिला हूँ जो कि कोविड पॉजिटिव आया है, तो दूसरे दिन ही यदि मैं टेस्ट करा लूँ तो आपका रिपोर्ट कभी भी सही नहीं आएगा, क्योंकि उस वायरस को आपके अंदर जाने में और उसको म्यूटेशन में 1 से 2 4 6 आने में टाइम लगता है। तो यदि आप उसी दिन टेस्ट कराएंगे तो आपको रिजल्ट सही नहीं आएगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा लेट करें, कम से कम 2 दिन आप वेट करें। यदि आपको सर्दी खांसी बुखार है, हाथ पैर में दर्द है, तो आप जरूर टेस्ट कराएं। और टेस्ट कराने के बाद भी 2 दिन बाद ही रिपोर्ट आती है, क्योंकि ये टेस्ट बहुत आसान नहीं है। अब वो क्यों आसान नहीं है वो हम बात करेंगे, लेकिन आप 2 दिन वेट जरूर कीजिए। एंटीबॉडी टेस्ट या जो रैपिड टेस्ट जिसको कहते हैं, वो जो है वो एक टाइप का ब्लड टेस्ट है। तो ये कब प्रोड्यूस होता है, जब आपके शरीर में कोई भी इंफेक्शन आता है, वायरल इंफेक्शन हो या जो भी इंफेक्शन हो, जब वो इंफेक्शन आता है आपकी बॉडी में, जब उसको मारने के लिए आपके जो फाइटर सेल है जो एक्टिव हो जाते हैं, तो वो खुद फाइटर सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाते हैं। तो जब वो एंटीबॉडी बनेगी तब उसका टेस्ट होता है। तो ये इसको भी प्रोसेस में 2 से 3 दिन लगते ही हैं। तो यदि आपने एंटीबॉडी टेस्ट कराया और पहले दिन ही करा लिया तो एंटीबॉडी तो बनी ही नहीं, तो फिर आपका रिपोर्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन उसका एक फायदा भी है कि आपको आरटीपीसीआर का रिपोर्ट लेट आता है, लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो जल्दी आपको पता चल जाती है। अब उसका एक नुकसान ये भी है कि यदि आपने 15 दिन बाद टेस्ट कराया, कई लोग होते हैं कि अभी तो ठीक है, बाद में देखते हैं मुझको पॉजिटिव था या नहीं था। 15 दिन बाद आप ठीक हो गए, उसके बाद आपने टेस्ट कराया तो वो एंटीबॉडी तो आपके अंदर अब डेवलप हो गई है, तो वो हर बार आपको पॉजिटिव दिखाता ही रहेगा। तो इसके लिए आपको एक निश्चित समय है कि यदि आपको बुखार आया या सर्दी खांसी है या कमजोरी लग रही है या कोई भी ऐसा सिम्टम है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा वीक महसूस कर रहा हूँ, तो आपको 1 दिन ही वेट करना है, दूसरे दिन टेस्ट करा ही लेना है। अब उसके साथ साथ यदि आपको तुरंत कहीं टेस्ट कराने की सुविधा नहीं है तो आप 4 और टेस्ट हैं जिनको करा सकते हैं। अभी तक जितने भी कोविड पेशेंट हैं उनके 2 जो टेस्ट हैं वो हर पेशेंट्स के बढ़े हुए आए हैं। जैसे कि एक है सीआरपी और दूसरा है फेरिटिन। इसके अलावा 2 और टेस्ट है जो आपको पर्सनल अपने अटेंशन के लिए कराना चाहिए। सीआरपी क्या होता है, किसी भी इंफेक्शियस कंडीशन में वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब है यदि आपको कोई इंफेक्शन है तो सीआरपी जरूर बढ़ा हुआ आएगा। फेरिटिन वो भी आयरन बॉन्डिंग कैपेसिटी दिखाता है, वो भी उसी समय में इंक्रीज होता है जब आपको कोई इंफेक्शन हो। और अब सीबीसी, किसी भी इंफेक्शन के केस में हम लोग सीबीसी की जांच तो सामान्य सर्दी खांसी बुखार में कराते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स ये सब कितने बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आपका वो कौन सा डिजीज हो सकता है इसकी जांच पड़ताल की जाती है। और चौथा है लिवर फंक्शन टेस्ट। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको लिवर फंक्शन टेस्ट कराने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंफेक्शन है जो लिवर लंग्स के साथ साथ लिवर को भी डैमेज करते हैं।
तो वो केस की सीवियरिटी को बढ़ाता है। तो आपको ये 4 टेस्ट कराने ही है, जिसमें से 2 टेस्ट सीआरपी और फेरेटिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बात ये है कि सबको ये लग रहा है कि ठीक है, मुझको सर्दी खांसी बुखार हुआ, मैंने दवाई करा ली, अब कहीं ये तो नहीं हो जाएगा कि मैं कल बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊं, तो मुझको क्या रेमडेसिविर की जरूरत है या नहीं है। ऐसा नहीं है, ना ही रेमडेसिविर, ना ही आज, ना ही कल। यदि इसका कोई भी म्यूटेशन दूसरा आता है तो इसका पर्टिकुलर कोई भी, इसकी कोई भी दवा नहीं है। ना ही फेविपिराफ्लू, ना ही एजिथ्रोमाइसिन, ना ही सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कई अलग अलग तरीके के ब्रांड्स हैं और सबका काम वही है, पर इसकी जरूरत हर किसी को नहीं है। यदि आपको 30 से 40 किलोमीटर की का डिस्टेंस तय करना है तो आप हर बार फ्लाइट की जरूरत नहीं, आप कभी कार से भी जा सकते हैं। तो इसलिए आपका वो, आपकी केस की सीवियरिटी कितनी है, इसके ऊपर आपकी दवाइयां निर्धारित होती हैं। और अभी पिछले 1.5 2 साल 2.5 साल से हर डॉक्टर जो है कोविड के बहुत पेशेंट्स देख ही रहे हैं। तो मेरा अभी तक का तो मतलब मैंने 90% तो यही देखा है कि पेशेंट अपने भय से ज्यादा परेशान है। जिस दिन कोविड है नाम की कोई चीज है पता चली, दूसरे दिन से हर डॉक्टर के पास ऐसे पेशेंट्स की बढ़ोतरी हो गई जिनको यहाँ पे अटकना शुरू हो गया। मैंने एक वीडियो भी बनाया है इसके लिए, क्योंकि हर किसी को, मुझको यहाँ अटक रहा है, मुझको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो वो अटकना और सांस लेने में दिक्कत होना गैस के कारण भी होता है, सामान्य सर्दी खांसी में भी होता है। हर कोई दूसरे दिन से टेस्ट कराना शुरू कर दिया, तो इतना पैनिक होने की कंडीशन नहीं है। लेकिन हाँ, अपने आप के बारे में लापरवाही की भी जरूरत नहीं है, आपको दूसरे दिन से ही दवाइयां लेनी शुरू करनी है। अब कई लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि साल भर जिंक और विटामिन सी और मल्टीविटामिन, पूरे साल भर काढ़ा, और अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिए हैं। ये चीजें भी, हाँ, अपने आप को अलग रखना एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल आप अनसोशल होके सेम मेडिसिन के कंटिन्यू करके अपने आप को परेशान करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक मल्टीविटामिन का भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। आपको ये नोजिया, हेडेक, डायरिया और एन नंबर ऑफ कंप्लेंट दे सकता है। तो जब आपको वास्तव में उसकी जरूरत है तभी लीजिए। विटामिन सी, हमको हर किसी को मालूम है कि आज हमको विटामिन सी लेना है। आपको ये मालूम है कि विटामिन सी हमारे शरीर में कितने देर तक काम करता है? केवल 1 दिन। जब आपने एक बार मोशन किया या एक बार यूरिन पास किया, वो विटामिन सी चला जाएगा, वो बॉडी में स्टोर नहीं रहता। तो हम उसको डेली 2 बार 3 बार लेके करते क्या है? उसकी एक निश्चित मात्रा है, और जब आपको सिक फील करते हैं तो ही लीजिए। ज्यादातर हो सकता है तो आंवले का सेवन जरूर कीजिए। एक आंवला 7 नींबू के बराबर है, और उसमें जिंक भी बहुत अधिक मात्रा में है। तो आपको आंवले का सेवन करना चाहिए। यदि आपके पास आंवला नहीं है तो आंवले का जूस या सूखा जो आंवला होता है वो लीजिए। साथ ही साथ जिंक की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। जो भी सीवियरिटी वाले केसेस हैं, जैसे कि जिनको हार्ट कंप्लेंट है या जिन जो डायबिटिक हैं, एक्चुअली इंसुलिन भी जिंक ही प्रोड्यूस करता है। तो जिनके शरीर में इंसुलिन कम बनता है, जो डायबिटिक हैं, उनको जिंक कम हो गया। जिंक कम हुआ मतलब इंसुलिन कम हुआ। ऐसे पेशेंट्स को जिंक लगभग लगभग 2-3 महीने कंटिन्यू लेना चाहिए, इफ दे आर पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव और नॉट। दूसरी बात ये कि आपको बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं रेमडेसिविर का। ये हर किसी के लिए नहीं है, ये एक टाइप का स्टेरॉइड है। इसका कब इसको बनाया गया, जबकि इबोला और स्वाइन फ्लू ऐसे बहुत सारे वायरस हमारे आए और गए, तो उस समय में इसको बनाया गया, लेकिन ये उस समय बहुत ज्यादा कारगर नहीं हुए। और आज कोविड के टाइम में ये अपना अच्छा इफेक्ट दिखा रहे हैं। लेकिन जब पेशेंट बहुत ज्यादा सीवियर है तब हर किसी को इसकी जरूरत नहीं है। इसके नहीं तो बैड इफेक्ट भी आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। अब वास्तव में जो कारगर जो दवाइयां हैं वो कौन सी है? तो प्लाज्मा थेरेपी जो है वो बहुत ही कारगर है। इसके लिए कुछ नियम है। प्लाज्मा थेरेपी किनको दी जानी चाहिए? जो सीवियर पेशेंट है। पहली बात तो ये, यदि वो खुद अपनी एंटीबॉडी बना लेता है कोई पेशेंट और अपने एंटीबॉडी से स्वस्थ हो जाता है तो उसको जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पे सीवियरिटी है
उनको हम बिल्कुल भी उनको प्लाज्मा थेरेपी दी जा सकती है। अब प्लाज्मा थेरेपी देता कौन है, मतलब वो प्लाज्मा देता कौन है? वो देता है, उसको डोनर कहते हैं। अब डोनर कौन होता है? जो कोविड से जीत चुका हो, जो कोविड इन्फेक्शन ठीक होने के बाद का जो पेशेंट है, जो ठीक हो चुके हैं, उनका प्लाज्मा लिया जाता है। ये प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा जो हमारा ब्लड है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे आपको सबको पता होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स, ये 3 मेन सेल्स हैं। तो ये जिस लिक्विड में बहते रहते हैं वो प्लाज्मा है। तो यदि फॉर एन एग्जांपल, यदि मुझको कोविड हुआ, मैं उससे जीत के बाहर निकल गई, ठीक है, अब उसके बाद मेरा ब्लड सैंपल लिया गया जो 400 ml, और वो उसमें से जो सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और थ्रोम्बोसाइट्स, उनको अलग किया गया। तो जो एक्सट्रैक्शन निकला, जो लिक्विड निकला, उसको जो अभी बीमार है उसको दिया जाता है, लेकिन सिर्फ 200 ml ही उसके लिए काफी होता है। मतलब आप एक बार यदि डोनेट करते हैं तो 2 पेशेंट्स को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और जो एक जो डोनर है वो हर 15 दिन में एक बार अपना ब्लड जो है वो दे सकता है, क्योंकि वो खुद 24 घंटे के अंदर फिर से एंटीबॉडी बन जाती है। तो आप 15 दिन में किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टेस्ट बहुत जरूरी है कि आप HIV पेशेंट तो नहीं है, आप 5 टाइप के जो हेपेटाइटिस होती है वो तो नहीं है, या आपका कोई बहुत सीवियर कंप्लेंट तो नहीं है। बाकी फिर आप डोनेट कर सकते हैं, और ये सेफ और बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रोसेस है। और ये जरूरी नहीं है कि अभी ये कोविड के टाइम में ही दिया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन है, ये 1860 या पता नहीं बहुत साल से इसका प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है, जो अभी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और अब बात करें होम्योपैथी की, तो अभी तक तो मुझको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जो लोग भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं कोविड के लिए या किसी भी डिजीज के लिए, तो उनको रिजल्ट तो मिलते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो साल भर या 2-3 महीने, जिन लोगों ने लिया है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाइयाँ, उनको यदि कोविड हुआ भी तो बहुत आसानी से बाहर आ गए। तो एक्चुअली होम्योपैथी मेडिसिन क्यों कारगर है, इस बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। क्योंकि होम्योपैथी जो मेडिसिन होती है वो मेंटल एज वेल एज फिजिकल सिम्टम पर काम करती है। और आज वही समय है कि जहां पर पेशेंट बहुत ज्यादा पैनिक है, मुझको क्या हो गया, हर थोड़ी थोड़ी देर में पेशेंट्स का फोन आना, चाहे पेशेंट्स के रिलेटिव्स का फोन आना, और हर डॉक्टर के पास, आज हर डॉक्टर जो है वो अपने क्लिनिक में भी काम कर रहा है, पूरे टाइम पेशेंट्स को या उनके अटेंडेंट को फोन से ही अटेंड कर रहा है, और सबको समझा रहा है कि कुछ नहीं होगा, आप डरो मत। तो कैसे कोई मेंटल जो सिम्टम है वो फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यदि कोई आदमी जंगल में जा रहा है, वो अकेला है, और सामने उसके शेर आ जाए, क्या होगा? उसको यूरिन पास हो जाएगा। कैसे हो गया ये? कैसे हो गया? ऐसे कि उसको, उसका नर्वस सिस्टम खराब हो गया, होता है ना ये। या आपने सोचा कि मुझको आज गुलाब जामुन खाना है, आपके मुंह में लार आ गया, कैसे हुआ ये? मतलब आपने केवल सोचा और रिएक्शन आपके पास फ्यू सेकंड्स में है। यही वो सिस्टम है। आज आपने सोचा कि मुझको कोविड हो गया और दूसरे दिन आप अस्पताल में, है ना? तो यही है, यदि आप अपने सिम्टम को समझेंगे और आप अपने आप को प्रॉपर मॉनिटर करेंगे तो आप घर में ही ठीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को पैनिक करने की कंडीशन नहीं है। मैंने बताया ना कि ये 2 चीजें जो हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि हाँ ऐसा होता ही है, तो वैसे यहाँ पर भी यदि हम नहीं सोचेंगे तो हम बिल्कुल आसानी से वहां से निकल जाएंगे। और यदि आपको कुछ भैया, नवल भैया, जी हाँ, मेरे ख्याल से तो मैंने अपना जो भी मुझको कहना था वो मैं बता चुकी हूँ। और जी यदि किसी को कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही यूजफुल जानकारियां हमें दी। और अभी आप सब जो लोग जुड़े हैं इस वेबिनार में,
मेरा उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के होम स्क्रीन पे रेज हैंड्स का बटन होगा, उस पे आप अपना हैंड रेज करें। मैं आपका नाम लूंगा तो आप मैडम से डायरेक्टली अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अ, अभी जी जी बहुत देर से चैट पे कुछ सवाल आ रहे थे, तो जी पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगी। अभी बहुत सारे पेशेंट्स जो है अपना रिपोर्ट भेजते हैं और मुझसे ये पूछते हैं कि मेरा सीटी वैल्यू इतना है तो मुझको कितना इन्फेक्शन है और मेरा फैटन होने का चांस कितना है, ये जरूर पूछते हैं। हर कोई अपने रिपोर्ट भेजता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, सीटी वैल्यू से बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है। सीटी वैल्यू है क्या और सीटी स्कैन, ये दो चीजों के बारे में सॉरी मैं बताना भूल गई, उसके बाद हम लोग आगे अपना प्रोसेस रखते हैं। तो सीटी वैल्यू क्या है? जो वायरस है वो एक टाइप का आरएनए वायरस है। ठीक है, आरएनए वायरस मतलब आप लोगों ने कई जगह फोटोज देखी होंगी वायरस की, जो ऐसे डबल लेयर में होता है, ऐसा 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 ऐसा। ये एक सिंगल लाइन वायरस है। तो ये सिंगल लाइन वायरस जो है, आ, वो उसका कोई, जैसा बोला चाहिए, एक नेचर नहीं होता। हमारा बच्चा हमारे जैसा ही होता है, या हमारा पोता हमारे जैसा ही होता है, या आम का पेड़ आम ही होता है, मतलब आम का जो आगे जो जनरेशन है वो आम ही होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें डीएनए होता है, ये अपना एक नेचर रखता है। लेकिन जो आरएनए होता है उसका कोई एक नेचर नहीं होता। इसलिए सबसे ज्यादा समझने वाली बात ये है कि आज भी ये कोरोना वायरस है और हो सकता है 100 साल तक भी हो, क्योंकि ये अपना एक गुण नहीं रखता, ये तो तुरंत तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। आज ये है तो कल वो है तो परसों ये है। हमको हर समय में हमारी इम्यूनिटी और हमारा माइंड यही बचाए, सबसे इम्पोर्टेंट ये। तो ये बात मैं भूल गई थी। तो अब ये सीटी वैल्यू क्या हुई? हमने, मुझको मुझको इन्फेक्शन हुआ, अब इन्फेक्शन हुआ तो मेरे अंदर कितने वायरस आए, ये कैसे जांच होगी कि कितने वायरस आए? तो उसको लैब में लेके गए। ठीक है, अब लैब में जब लेके गए तो उसको हमने उस ब्लड टेस्ट के लिए वो कितना साइकिल घूमा, तब हमको ये पता चला कि इनको कोरोना वायरस है। ठीक है, एक सैंपल बना दिया गवर्नमेंट ने कि भी ऐसा ऐसा पिक्चर आएगा मतलब ये पेशेंट जो है वो पॉजिटिव है, ऐसा आएगा मतलब नेगेटिव है। तो वो कितने साइकिल घूमने पर इस पेशेंट को डिटेक्ट हुआ कि ये कोरोना वायरस इसको है। ये है सिटी वैल्यू। इसका मतलब ज्यादा बार घूमा, मतलब कि बहुत मुश्किल से पता चला कि हाँ भैया आपके अंदर वायरस है। और यदि कोई 2 बार 3 बार ही घूमा, मतलब पता चल गया कि उसके अंदर हाँ मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, पर इसका मतलब कई लोग ये सोचते हैं मेरे अंदर 2 बार सिटी वैल्यू 2 है, ज्यादा वायरस है, मैं तो बहुत ज्यादा बीमार हूँ, या इसका सिटी वैल्यू 40 है तो मैं कम बीमार हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो एक वायरस है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे ऐसे राउंड सेल हैं जो कि अंदर म्यूटेशन 1 लाख भी कर सकते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो टेस्ट आपने कब कराया है, आपके अंदर कितने वायरस हैं। नहीं, वो 50 भी हो तो भी आपका काम तमाम कर सकते हैं, 100 है तो भी आप ठीक हो सकते हैं। तो लास्टली आपकी इम्यूनिटी, आपकी सोच, आपका खान पान, आपकी दवाइयाँ, यही आपका काम करती है ना? अब आपको HRCT करानी है या नहीं करानी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो छूट गया था, सॉरी। तो आपको सीटी स्कैन कब कराना है? यदि आपको सामान्य सर्दी खांसी है तो आपको सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। आप एक दिन सर्दी खांसी के लिए दीजिए, दूसरे दिन उसकी सिवियरिटी कम नहीं हो रही है तो बिल्कुल आप दवाइयां लीजिए। तीसरे दिन यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी सर्दी खांसी के कारण मुझको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो जरूर ही आप सीटी स्कैन कराइए। और उसमें एक लंग को, लंग 2 होते हैं, फेफड़े, ठीक है, उसको 25 पोर्शंस में, छोटे छोटे लोब्स में डिवाइड किया गया है। यदि आपका जो उन लोब्स की वैल्यू यदि मोर देन 7 है तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। 5 है तो आपको ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है। मतलब यदि 25 का आधा, मान के चलिए 12 है ना, तो यदि 12 है मतलब कि वो सेकेंड स्टेज में जाने के लिए तैयार है।
7 है, 8 है, मतलब वो फर्स्ट स्टेज में ही है, लेकिन आपको दवाइयां चाहिए। ठीक है, तो आप यदि आपको बहुत ज्यादा सर्दी खांसी है तो 2 से तीसरे दिन आपको सीटी स्कैन करा लेना है यदि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो, और यदि 7 से ऊपर आता है तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। पर यदि 7 से कम है तो आप घरेलू जो भी आप करते हैं उन सबसे आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है नावल भैया, आप यदि किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। जी, बहुत देर से कुछ चैट बॉक्स में सवाल आ रहे हैं। शुभम पारिक हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने जी जी। कुछ 5-6 सवाल चैट बॉक्स में लिखे हैं। तो चैट बॉक्स में मैं सवाल एक बार कोशिश करता हूँ पढ़ने की, लेकिन अगर शुभम जी आप अगर खुद सीधे अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, जो भी आपके सवाल हैं। और इसके अलावा यदि और भी किसी को कोई सवाल करने हैं तो आपके कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर रेज हैंड्स का ऑप्शन है, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम एक के बाद एक सबको सवाल पूछने का मौका देंगे। शुभम पारिक, अभी आप काफी सवाल आपने लिखे थे, आपको अगर पूछना है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। शुभम पारिक हैं अभी? तो उनका मैं चैट बॉक्स में जो सवाल है, उनके चैट बॉक्स में काफी सारे सवाल हैं। शुभम जी आप लाइन पे हैं? अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना अनम्यूट कर लीजिए और सवाल पूछ सकते हैं। और अगर और भी किसी को सवाल पूछना है तो जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप अपना हैंड रेस करें। हाँ, नित्या पारिक जी हैं हमारे साथ, उनका मैं एक बार उनको स्पॉटलाइट में ले लेता हूँ। आप अपना माइक और वो दोनों ऑन कर लीजिए, वीडियो। हाँ जी, एक एक हेलो मैम, मैं नित्या पारिक हूँ। हेलो जी। मैम मेरे को ये पूछना है कि नॉर्मली जैसा कोविड में हाई फीवर और सर्दी खांसी ये सुना हुआ है हमने, बट मुझे जब अभी बीच में फीवर आया था मुझे बिल्कुल 97 98 से ज्यादा फीवर नहीं था, बट बॉडी पेन और इतना था कि जैसा फीवर में रहता है वैसा। सर्दी खांसी भी कुछ भी नहीं थी, टेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो उसको एज अ वायरल फीवर लेंगे या उसमें कोविड के तो कोई सिम्टम्स थे नहीं, तो वो कोविड तो नहीं होगा ना? नहीं, ये हो भी सकता है कि ये कोविड हो और ना भी। एक्चुअली कोविड है क्या, वो एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन ही है। वो हर व्यक्ति को अलग अलग सिम्टम देता है। किसी को केवल सिर दर्द है, किसी को डायरिया है, किसी को सिर्फ बॉडी पेन है। तो जब तक वो टेस्ट नहीं हो जाता हम ये नहीं बता सकते कि वो आप कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। ये हो सकता है कि सिंपल इन्फेक्शन ही हो, लेकिन आपका इम्यूनिटी आपकी इतनी स्ट्रांग है कि उसने बहुत ज्यादा किसी को डेवलप होने ही नहीं दिया, इसलिए। नहीं, हाँ। वीकनेस तो बहुत ज्यादा आई थी, एंड जो पैरासिटामोल और ली उसकी वजह से स्वेटिंग इतनी ज्यादा हो रही है, मतलब हम्म। बीपी बहुत ज्यादा डाउन, ऐसे भी मेरा डाउन रहता है बट बहुत ज्यादा डाउन भी हो गया उसकी वजह से। और जो मैंने एंटीबायोटिक लिया था एटीएम, हाँ उसकी हाँ। वजह से मुझे कम्प्लीटली 2 दिन तक पेट में दर्द रहा था सिर्फ एक टेबलेट की वजह से। अच्छा, आपको बाकी वीकनेस जो बहुत ज्यादा थी और ऑक्सीजन लेवल ठीक था आपका? ऑक्सीजन लेवल ठीक ठाक था, टेस्ट ठीक था, स्मेल ठीक थी, पर तो बॉडी पेन अभी भी वीकनेस बहुत है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको यदि ये चेक करना है कि मैं कोविड पेशेंट थी या नहीं थी, तो उसके लिए सिर्फ एक सीआरपी आप करा लीजिए, क्योंकि इससे आपको ये जानकारी जरूर हो जाएगी कि आप आपके अंदर एंटीबॉडी बन गई है, आप थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं या नहीं। तो सिर्फ सीआरपी और फेरेटिन ये 2 टेस्ट करा लीजिए। यदि वो दोनों थोड़े बढ़े हुए आते हैं इसका मतलब आप पॉजिटिव थे। ओके, थैंक यू मैम, क्योंकि मैं 3 दिन बस घर वालों से अलग रही थी, फिर मैं मिक्सअप हो गई वापस, तो ठीक कहीं है, ठीक उनके लिए है। कोई डेंजर नहीं हो जाए। एक बार आप ओके, टेस्ट करा लीजिए, यदि वो दोनों बढ़े हुए आ रहे हैं तो थोड़ा अलग ही रहिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक जी यू। जी। हमारे साथ बस्तर बीजापुर से हेमंत तिवारी जी हैं, उनके उनका भी कुछ सवाल है। आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
जी जी, अब आवाज आ रही है, आप पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम, मैं हेमंत तिवारी बीजापुर से। जी जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है मैडम कि अभी एक भय का माहौल है, हालांकि रायपुर से 600 किलोमीटर दूर है, फिर भी ना मतलब भय का माहौल है। क्या ये हवा में फैलता है? लोग बातें बना रहे कि हवा में फैल गया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि हवा में फैल चुके हैं? नहीं नहीं, ये हवा में नहीं फैल सकता क्योंकि ये बहुत ही भारी वायरस है। ये किसी सतह पर ही जाके चिपक सकता है, ये हवा में नहीं हो सकता कभी भी। ये जो बात है वो कि ये हवा में फैल चुका है, ये केवल एक अफवाह है। थैंक यू सर। विकास तिवारी, आप अपना माइक एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार विकास। मैम, जैसे कोविड-19 पेशेंट जो इस बीमारी से बाहर आ गए हैं, उनकी वीकनेस वगैरह उनको बीमारी के बाद उनमें वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, तो उसके लिए क्या खाना चाहिए, उनका रहन सहन कैसा होना चाहिए, ये आपसे मुझे जानना था। एक्चुअली और उनको दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसे ओरल कैंसर पेशेंट हैं, वो भी कोविड-19 से बाहर आए हैं, तो उनका खान पान कैसा होना चाहिए, उनको अपन क्या एक्सरसाइज वगैरह कराने चाहिए, उसके बारे में भी। जो भी अभी जो भी कोविड पेशेंट हैं या जो रिकवर कर चुके हैं, दोनों को ही सामान्य जो दाल चावल रोटी सब्जी जो भी हम लोग जो मतलब जो जिस फैमिली से बिलोंग करता है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनको एग जरूर खाना चाहिए और रेड मीट बिल्कुल खाना चाहिए। चिकन नहीं, मटन की बात है। लेकिन आप लोग मोस्टली यहाँ पे वेजिटेरियन लोग हैं, तो इनके लिए खाने में जो खट्टी सब्जियां हैं, दही और जो मतलब जो कढ़ी जिसको कहते हैं, इस तरीके का जो भोजन है। हाँ जी मैम, बट ठंडा तो एकदम मना है, जैसे दही हो गया, ठंडा हाँ, पानी हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली ठंडी ये जो दही होती है उसका दो नेचर होता है। यदि आप उसको डायरेक्ट खाएंगे तो वो बहुत नुकसानदायी है, लेकिन यदि आप उसको कढ़ी बना के खाते हैं या उसमें हल्की से भी आप एक छौंक लगा देते हैं तो उसका नेचर चेंज हो जाता है। देखिए पंजाबी लोग या जो लोग बहुत ठंडी जगह में रहते हैं, वो लोग रोज ठंड के दिनों में भी मठा खाते हैं और मेरे ख्याल से वो बाकी लोगों से ज्यादा स्वस्थ होते हैं। उनका आप यदि आप लाइफस्टाइल देखेंगे और उनका आप उनकी एज आप देखेंगे तो वो उनके यहाँ रेशियो 70 अबव 80 होती है नॉर्मली। लेकिन कई जगह आप देखते हैं जो लोग नहीं खाते हैं वो लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। तो बिल्कुल ये जो मठा है या कढ़ी है ये बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन वो छौंक लगाई हुई होनी चाहिए, ठंडी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ताजी होनी चाहिए। ठीक है। और क्योंकि और आंवला है, नींबू है, ये सब जरूर खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके। निखिल तिवारी, इनका भी सवाल है, आप अपना माइक अनम्यूट करके प्लीज पूछिए सवाल। मैडम, हाँ जी निखिल जी। मैं पूछ रहा था कि जैसे दिसंबर में मेरे को कोरोना हुआ था, क्या अभी प्लाज्मा डोनेट करने लायक है? बिल्कुल। फर्स्ट। सेकंड, अभी जिनको अभी रिसेंटली जिनको अभी कोरोना हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो उसके बाद अभी एक तरह से टीका मतलब वैक्सीनेशन भी चालू हो जाएगा, तो क्या उनको अभी टीका लगवाना चाहिए या नहीं चाहिए, या कितने समय बाद उनको टीका लगवाना चाहिए? पहला क्वेश्चन ये आपका कि क्या आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, तो आप लाइफ टाइम आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं कोविड पेशेंट्स को, चाहे आपको लेकिन कभी भी हुआ। मेरे को किसी ने पूछा कि 4 महीना हो गया क्या, तो मैंने उनको अपडेट किया नहीं, 4 महीना होने में कुछ दिन बचे हैं, तो उनका वापस रिटर्न कॉल नहीं आया प्लाज्मा के लिए। दे सकते हैं क्योंकि वो एंटीबॉडी हमेशा के लिए बन जाती है, दे सकते हैं बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन आपका कि जो फिर से एक बार रिपीट करेंगे निखिल जी। दूसरा क्वेश्चन था, अभी बहुत सारे लोग अभी इसमें कोविड से निकले हैं और हाँ। एक तरह से वैक्सीनेशन चालू हो रही है, हाँ तो क्या उसको मतलब उनकी बिल्कुल। बॉडी अब जी कमजोर है तो नहीं, उनको अभी वैक्सीनेशन तुरंत लेना चाहिए, बाद में ले तो चलेगा? नहीं वैक्सीनेशन तो कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरी किन्हीं से डिस्कशन हुआ तो वो बोले कि अभी बॉडी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है और ये हाँ। भी एक वायरस ही डाल रहे हैं वैक्सीनेशन के थ्रू।
ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं एक्चुअली है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वो उन्होंने वैक्सीन लिया, वो आज और कमजोर हो गए। एक्चुअली उनको इन्फेक्शन पहले से ही था। अब वो उनको कोरोना से ही जाना था या जिससे भी जाना था, वो वैक्सीन के कारण कभी किसी को कुछ नहीं हो रहा है। और वैक्सीन लगवाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उन बिल्कुल कभी भी लगवा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, थैंक यू। जी, थैंक यू थैंक यू मैडम। निखिल, थैंक यू निखिल। मनोज पुरोहित जी हैं हमारे साथ, उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं। जी जी उनका भी एक सवाल है। मनोज जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अपना माइक नमस्ते एवरीवन। और एक नमस्कार बार सर। अपना वीडियो पहले ऑन कर लीजिए मनोज जी, प्लीज, एक रिक्वेस्ट है आपसे। ओके। हाँ जी हाँ, नमस्ते एवरीवन। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि पिछले साल जिसके कोरोना हुआ था उनके फिर हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल चांसेस बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अच्छा, जी बिल्कुल बस यही हो सवाल सकता है। था। जी जी बिल्कुल हो सकता है सर, लेकिन हाँ वो रिकवर भी जल्दी कर जाएंगे। हाँ, लेकिन उनके रिकवरी के भी चांसेस बाकी लोगों से ज्यादा है, तो रिकवर भी जल्दी कर रिकवरी का। जाएंगे। हाँ हाँ, ये एक ओके, सिंपल वायरल इन्फेक्शन ही है। यदि हमको एक बार पहले सर्दी खांसी हुई है जीवन में, तो क्या दोबारा सर्दी खांसी हो सकती है कि नहीं, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यदि आपको एक बार सर्दी खांसी हुई तो दूसरी बार भी हो सकती है, लेकिन हाँ ये है कि आप जल्दी निकल जाएंगे वहां से। ओके, थैंक यू मैम। नवल जी आपकी हेलो। आवाज। जी जी जी, वो गैलेक्सी A50 करके है, जी इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। जी जी आप एक बार अपना वीडियो हटा लें और वीडियो ऑन कर लें। अच्छा हाँ जी, आपका क्या सवाल है, पूछिए प्लीज। नमस्कार नमस्कार। हेलो मैम, हेलो। दीक्षा पारेख को मेरा ये क्वेश्चन था। अभी रिसेंट में ये चल रहा है कि अभी 1 मई से वैक्सीनेशन होने वाला है 18+ के गर्ल्स वुमेन्स में। तो ये चल रहा है कि पीरियड्स के बिफोर 5 डेज, आफ्टर 5 डेज ये वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते हैं। बॉडी की इम्यूनिटी में कुछ ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं। लोग अपने मन से बहुत सारी बातें मतलब जबरदस्ती की बातें करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। बिल्कुल आप कभी भी वैक्सीन लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। उसका इन सब चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन है क्या, जो वायरस बाहर है उसी को क्लिनिकली बनाया गया है। ठीक है, क्लिनिक में उसको बनाया गया है और उसी को आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और उसमें एक एंजाइम होता है, वो डाला जाता है जो कि उसकी संख्या को आगे अंदर बढ़ा सके। ठीक, तो उसमें इस हार्मोन का कोई रोल ही नहीं। हार्मोन तो बॉडी का अलग सिम्टम है, ये एक वायरस को आपके अंदर डाला जा रहा है। इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए चिंता की कोई बात ही नहीं, कभी भी लगवा सकते हैं और लगवाना तो चाहिए। हमारे साथ दिल्ली से यदुनंदन पारिक जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी कुछ सवाल है। तो मैं यदुनंदन जी पारिक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना वीडियो ऑन कर लें और ऑडियो अनम्यूट करें और बेशक अपना सवाल पूछें। यदुनंदन पारिक जी दिल्ली से हमारे साथ हैं, आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और वीडियो ऑन करके सवाल पूछें। आपने शायद चैट बॉक्स में कुछ लिखा है अभी। एक बार आप उन सवालों को पढ़ दीजिए। यदुनंदन पारिक जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए और प्लीज आप बिल्कुल सवाल पूछिए। यदुनंदन जी, अच्छा, चैट बॉक्स में आपने सवाल पूछा है। ये शुभम पारिक जी का सवाल है, जिसको इन्होंने फिर से लिखा है। इट्स वाइडली रेडिफाइड दैट वायरस incubation period is 2 to 15 days. So do we need to rush in for RT-PCR as soon as we get a sense of recent contact with the infected, or we should wait for some days
to encounter some symptoms. Since now it's been very difficult to get tested here in New Delhi. मैडम नई दिल्ली का एक सवाल है कि वैसे नॉर्मली सुना जाता है कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है 2 से 15 दिन का होता है, तो अगर हम किसी इन्फेक्टेड के टच में आते हैं या किसी कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हमको तुरंत टेस्ट कराना है या कुछ दिन का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि नई दिल्ली में बहुत ज्यादा तकलीफें हैं और इतनी आसानी से टेस्टिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए शुभम जी, कि यदि आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप इन्फेक्शियस हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है, तो पहली बात, यदि आपको कोई सिम्टम नहीं है तो आपको कुछ भी चेक नहीं कराना है। लेकिन हाँ, यदि थोड़ी सी भी सर्दी खांसी या कुछ भी है और आपको टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं, तो एक एंटीबॉडी टेस्ट है, वो हर जगह आसानी से हो रही है, लेकिन वो एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो तुरंत ही रिपोर्ट नहीं देती। एंटीबॉडी को बनने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, और उसकी बाद और वो जब आप ठीक हो जाते हैं तो भी आपकी बॉडी में रहता है, तो वो एकदम सिक्योर टेस्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि आप 2 से 15 दिन के बीच में यदि आप एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं और यदि वो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं। और एक बात, यदि आपको नहीं, आपके पास फैसिलिटी हो रही है आरटीपीसीआर कराने की ही, नहीं एंटीबॉडी टेस्ट कराने की, तो आप सिंपल लैब में केवल सीआरपी और फेरेटिन टेस्ट करा लीजिए। यदि ये दोनों आपके बढ़े हुए हैं, मतलब आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो फिर बहुत ज्यादा मतलब टेस्ट के पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिम्टम के पीछे परेशान होने की जरूरत है। हर व्यक्ति का इलाज, अभी हम उस रिपोर्ट का इलाज करने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति का इलाज करने की जरूरत है। आपको क्या, कई बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको कुछ नहीं है, लेकिन वो जो डेली की जो बातें हैं सुन के बीमार हैं। ऐसे रोज के 10 से 15 कॉल तो सिर्फ इसी चीज के आते हैं कि मैं कहीं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा। तो मतलब उन सिम्टम्स का इलाज करने की जरूरत है। यदि आपको सर्दी खांसी है तो सर्दी खांसी का, बुखार है तो बुखार का, खांसी है तो खांसी का, और कुछ नहीं है तो अपने एंजॉय कीजिए, ठीक है। मैडम एक और सवाल है, यदुनंदन पारिक जी ने लिखा है इसमें, जी 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 जी। अचानक से बहुत ज्यादा आंखों का लाल होना भी क्या कोरोना का लक्षण है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि मतलब आंखों के, हाँ जी, मतलब आंखों का लाल होना कोई लक्षण नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आंखें यदि लाल हैं तो उसके साथ कोई ना कोई इन्फेक्शन के चांसेस होने चाहिए। मतलब यदि आपको वायरल इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन कहीं पे भी होगा तो 5 साइन आपको जरूर मिलेगा, इन्फेक्शन के ही 5 साइन: रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, हीट एंड लोकलाइज्ड स्वेलिंग। ठीक है, यदि आपको आंख में लालपन है तो वो आंख के ही इन्फेक्शन के का उससे संबंध है, या क्योंकि वहां पे रेडनेस है, पेन है, स्वेलिंग है, हीट है ये। लेकिन यदि आपको वायरल इन्फेक्शन है तो पूरे बॉडी में ही सिम्टम होने चाहिए। आंख लाल है तो आंख का ही सिम्टम है, उसका बॉडी से लेना देना, जनरलाइज्ड आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। और एक सवाल और है जो चैट बॉक्स में आया हमारे पास, what would be the standard doses of zinc and vitamin C intake for the healthy millennial? मतलब कोई एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उनका जिंक और विटामिन सी का स्टैंडर्ड डोज क्या होना चाहिए? हाँ, देखिए, विटामिन सी और जिंक ये 2 अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग अलग समझिए। विटामिन सी जो है वो बॉडी में स्टोर नहीं रहता, लेकिन ये हमको हेल्दी बनाने के लिए, किसी भी वायरल इन्फेक्शन के को भगाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको रोज ही, यदि आप इन्फेक्टेड हैं उस समय में रोज सुबह शाम 1-1 डोज लेना है। यदि आप इन्फेक्टेड नहीं है, प्रिवेंटिव आप ले रहे हैं, तो रोज दिन में 1 बार ले सकते हैं 1 महीने तक, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लेना है। किसी भी सप्लीमेंट को आवश्यकता से अधिक लेने पर उसके बैड इफेक्ट बहुत ज्यादा सामने आते हैं, जैसे उसको सिर दर्द, मतलब हेडेक, नोजिया, डायरिया, ऐसे बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं। अब ये हो गई विटामिन सी की बात। अब जिंक जो है वो हमारे बॉडी में हमारे नर्व्स को, नर्व का खाना है जिंक, और पूरा जो बॉडी है वो जिंक से ही, मतलब नर्व से ही बना हुआ है। एक जगह का भी नर्वस कंप्लेंट बढ़ रहा है, मतलब पूरे बॉडी का सिस्टम खराब कर देगा। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको, यदि वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो रोज सुबह शाम उनको जिंक लेना है 1 महीने तक। जब से आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं वहां से लेके 1 महीने बाद तक आपको लेना है।
यदि आप डायबिटिक नहीं है तो कोविड के सिम्टम खत्म होने के बाद केवल दिन में एक बार जिंक लेना है 15 दिन। थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और आया है, ये आपके होम्योपैथी से रिलेटेड है। गुड गुड। होम्योपैथी में इम्यूनिटी के लिए कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो हमें कोविड से प्रोटेक्ट कर सके, और जो 18 से नीचे के बच्चे हों अप टू 13 इयर्स के, उनको कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन दी जाए कोविड से प्रोटेक्ट करने के लिए? मेरे ख्याल से अब तक का मुझे सबसे अच्छा सवाल लगा। मुझको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अब अपने सब्जेक्ट पर कुछ बोल पाऊंगी। मुझको बहुत खुशी हुई सर, ये क्वेश्चन किसने पूछा है, मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गई आपकी। सत्यनारायण पारिक जी हैं, जी 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 इनका जी। ये सवाल है। हाँ हाँ। तो ये सबसे पहली बात है कि होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं प्रिवेंटिव। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे मेडिसिन, व्हाट्सएप पे मैसेज आप लोगों के पास भी आया होगा कि आर्सेनिक और एक और किसी का शायद माइक और आर्सेनिक और इन्फ्लुएंजिनम, जो कि आयुष मंत्रालय ने दिया था कि ये 2 दवाइयां हैं जो कि प्रिवेंटिव का काम करता है एज वेल एज क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव मतलब कि आपको डिजीज से ही बचाएगा और डिजीज हो जाने पर भी ठीक कर देगा। आर्सेनिक और इन्फ्लुएंजिनम दोनों ही लंग्स पे काम करने वाली और एलर्जी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। लेकिन होम्योपैथी जो, अब ये हो गया एक क्राउड के लिए, ठीक है, कि हम हर पेशेंट को हर डॉक्टर नहीं देख सकते। मतलब यदि आप 5 पेशेंट है तो उनको एक डॉक्टर देख सकता है, लेकिन आप यदि कहीं लाखों की संख्या में डॉक्टर नहीं देख सकते। इसलिए ये एक आयुष मंत्रालय ने अपना एक जारी कर दिया कि आप ये ले लीजिए। लेकिन होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी मेंटल एज वेल एज फिजिकल सिम्टम को लेते हुए कुछ मेडिसिन का चुनाव करती है। मतलब यदि ये व्यक्ति इस तरीके का परिवार से है, इनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, इनको कल क्या और हो सकता है, ऐसे फिजिकल सिम्टम और उस व्यक्ति की सोच, खान पान। मैडम एक मिनट, आपका म्यूट हो गया है, थोड़ा सा एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। सॉरी सॉरी सॉरी, जी ये जी, आप अनम्यूट। हाँ 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 आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी जी जी। तो मैं फिर से 1 मिनट अपनी बात रखती हूँ कि होम्योपैथी जो है वो आपके मेंटल एज वेल एज फिजिकल सिम्टम को लेते हुए कुछ दवाइयां डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आपकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए भी होती है कि आपकी फैमिली में आपको आगे 10 साल बाद या 15 साल बाद और क्या क्या हो सकता है, उसको आज ही ठीक कर दिया जाता है। मतलब आप लाइफ टाइम के लिए डिजीज फ्री हो जाते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप होम्योपैथी मेडिसिन लेना चाहते हैं तो जरूर किसी न किसी अपने आसपास होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो आपके मेंटल पिक्चर को देखते हुए, आपके फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए आपको बहुत अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो बाकी हर एक दवाई से ज्यादा अच्छी होगी। थैंक यू मैडम। हाँ, यदि उन्होंने पूछा कि छोटे बच्चे को क्या दे सकते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए यदि उनको कोई सिम्टम नहीं है तो सिर्फ एक कैलकेरिया फॉस 200 वो एक दवा दे सकते हैं छोटे बच्चों को। कैलकेरिया फॉस 200। 200 हाँ जी, और कैलकेरिया फॉस 200 का आप एक बार हम लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर हाँ, कर बिल्कुल दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल और किस बिल्कुल। एज से किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक के बच्चों को दे सकते हैं वो भी मैं बताइएगा। मैं जी, पूरा आपको दे ताकि दूंगी। हम अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, जी जिससे कि लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। हमारे साथ बिल्कुल अनीता तिवारी जी हैं, उनका भी जी। सवाल है, उन्होंने हाथ हैंड रेस किया हुआ है। और अनीता जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन कर लें और माइक अनम्यूट कर लें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। सब लोग अभी कोरोना के ट्रीटमेंट के बारे में, आई वांट टू नो अबाउट प्रिकॉशंस। So many people are saying कि steam is good for the this corona in this time. So how many time we can take daily basis the steam? कम से कम 2 बार ले लेना चाहिए, और वो प्लेन स्टीम होना चाहिए, उसमें कोई भी विक्स या कोई भी मेडिसिन एडेड नहीं होनी चाहिए। 2 बार सफिशिएंट है, और गर्म पानी 2 बार। जी अनीता तिवारी जी, एक बार अब आप अपना
वीडियो ऑन कर लीजिए और माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नमस्ते दीदी। दीदी नमस्ते। दीदी अगर किसी को मतलब हमेशा 12 महीना सर्दी रहती है, अभी भी मतलब जैसे हर दूसरे मतलब 2 दिन ठीक 2 दिन के बाद फिर वापस सर्दी खांसी, तो क्या इसमें कोविड टेस्ट करवाना है? नहीं ऐसे जरूरी नहीं। हमेशा यदि सर्दी खांसी आवाज नहीं आ रही है है दीदी आपकी। नहीं आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। अब आ रही है जी। यदि हमेशा सर्दी खांसी रहती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि जिनको हमेशा सर्दी खांसी है उनको थोड़ा तो सिम्टम कुछ चेंज यदि आ रहा है कि भाई मुझको ज्यादा फीवर है या गले में ज्यादा खराश है जो हमेशा नहीं होती, तब टेस्ट कराना है। यदि आपको हमेशा जैसे ही सिम्टम है तो जरूरत नहीं। नहीं दीदी ये सब सिम्टम नहीं है, गले में खराश या फीवर वगैरह कुछ नहीं है। मतलब हमेशा रहती है सर्दी का, मतलब 2 दिन ठीक 2 दिन बाद फिर वापस सर्दी खांसी। तो उसके लिए क्या करना होगा दीदी? तो आप एक काम कर सकते हैं, आप नवल भैया से मेरा नंबर ले सकते हैं और आप मुझको व्हाट्सएप में आपने जो भी पूरा डिटेल है वो एक बार ऑडियो में या वीडियो में या सिम्टम लिख के आप भेज दीजिए। जो कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयां मैं आपको बता देती हूँ, आप वो खाइए तो आपकी वो एलर्जी चली जाएगी। तो फिर उसके बाद आपको कोई डर भी नहीं रहेगा और हमेशा जो सर्दी खांसी है वो भी ठीक हो जाएगी। जी 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 थैंक यू दीदी। जी थैंक यू सो मच मैडम। और मेरे ख्याल से अब और अगर किसी के पास सवाल नहीं है तो हम अपना ये सेशन वाइंड। एक क्वेश्चन आया है नीता झा मैडम से, वो अभी उन्होंने पूछ लिया था। अच्छा। वो जो स्टीम वाला पूछा था ना उन्होंने। जी। हाँ वो स्टीम वाला उन्हीं का सवाल था जी। तो अब अगर और किसी का कोई सवाल है, एक या 2 आखिरी सवाल हम और ले सकते हैं जी। एक क्वेश्चन आया है, विच होम्योपैथी मेडिसिन टू कीप इन होम एज प्रिकॉशनरी मेजर्स। एक यदि अभी नोट करना चाहते हैं, क्योंकि ये गर्मी में ही बहुत बढ़ रहा है, तो एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है जेल्सिनियम। मैं या तो आपको मैसेज कर दूंगी नवल भैया, तो आप सबको फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि हर बार यही देखा गया है कि ये गर्मी में ही बढ़ रहा है। तो गर्मी में इस कोई वायरल इन्फेक्शन यदि बहुत ज्यादा परेशान करे, उसकी एक स्पेशल मेडिसिन है जिससे अभी तक मैंने देखा है 2-2 दिन में पेशेंट ठीक हुए हमारे। तो एक्सीलेंट मेडिसिन है जेल्सिनियम, वो दे सकते हैं, प्रिकॉशनरी एज वेल एज क्यूरेटिव। एक बार नाम फिर से रिपीट कर देंगे। जेल्सिनियम GELSEMIUM। जेल्सीमियम। या तो आप में से 200। हाँ मैं मैसेज कर दूंगी। हाँ वो मैसेज भी कर देंगे और हमने चैट बॉक्स में भी लिख दिया है नाम, जेल्सीमियम 200 जी। इसके डोजेस ऐसे रहेंगे, दिन में 3 बार लेना है, 3 दिन तक काफी है। 3 दिन तक। तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है या फिर वो जो होम्योपैथी की छोटी गोलियां आती है उस फॉर्म में रहता है? वो दोनों फॉर्म में सेम मेडिसिन काम करती है, मतलब या तो वो लिक्विड होगी तो भी वो सेम है और गोलियां होंगी तो भी उनका काम उतना ही है। 3 दिन लेना है। ड्रॉप लिक्विड में मिलेगा तो ड्रॉप 10 ड्रॉप 3 टाइम्स अ डे, गोलियों में मिलेगा तो 4 ग्लोब्यूल्स 3 टाइम्स अ डे, अप टू 3 days, दैट्स इट। ओके थैंक यू सो मच मैम। अच्छा एक आखिरी सवाल, एक सवाल मेरा भी था वैक्सीनेशन को लेके, क्योंकि 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और अभी ऐसा हुआ था कि पहले अब तक जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है उनको कोविशील्ड लग रही थी और अब जो नए 1 तारीख से जो लगेंगे वैक्सीन वो कोवैक्सीन होंगी। तो इसमें क्या है कि एक कॉमन सा सवाल है जो आपस में लोगों का होता है, हमारा भी जब लोगों से डिस्कशन होता है तो एक बात ये आती है कि इन दोनों वैक्सीन्स में कोई फर्क तो नहीं, क्योंकि कोविशील्ड हमने देखा है काफी सक्सेसफुल रही। हमारे घरों में हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने लगवाई है, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन अभी जो कोवैक्सीन आ रही हैं तो क्या हमको इंतजार करना चाहिए लोगों को लगने के बाद ताकि उसके रिजल्ट देखें और उसके बाद लगवाएं, या फिर सारी मेडिसिन सारे वैक्सीनेशन सेफ हैं? एक्चुअली सभी वैक्सीनेशन सेफ हैं, दोनों ही उसी आरएनए को, मतलब जो कोरोना का जो आरएनए है उसी से ही डेवलप करके बनाया गया है, सिर्फ कंपनी का ही डिफरेंस है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो,
कोई भी लगवा सकते हैं। यदि दोनों अलग अलग लगती हैं तो उनका ऐसे पेशेंट्स को यदि अलग अलग लगाए तो उनके अंदर इम्यूनिटी के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, मतलब पहला बनिस्बत की, हाँ, पहला डोज बनिस्बत यदि की, या यदि एक ही टाइप का यदि आपको इम्यूनिटी दिया गया तो उससे अच्छा है कि यदि आपको अलग अलग इम्यूनिटी बूस्टर दिए जाए तो बहुत अच्छा होगा यदि आप सेकंड डोज दूसरी मेडिसिन कर लेते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। तो अब मेरे ख्याल से शायद और कोई सवाल भी नहीं बचे हैं, सबने अपना। अच्छा, एक सवाल आया है, इज वॉमिटिंग ड्यू टू कफ एंड बॉडी पेन सिम्टम ऑफ कोरोना? ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंपल जो कॉफ है उसमें भी कॉफ विथ वॉमिटिंग हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है। तो जब तक आप ये 2-3 टेस्ट हैं, यदि आप आरटीपीसीआर और एंटीबॉडी टेस्ट नहीं भी करा रहे, आप 2 सिंपल बाकी 2 टेस्ट करा लीजिए। यदि आपको वो दोनों बढ़े हुए हैं तो ही आप समझिए कि आप कोविड पॉजिटिव है, अदरवाइज वो सिंपल कॉफ एंड कोल्ड। तो सिंपल कॉफ एंड कोल्ड में भी कॉफ विथ वॉमिटिंग एंड बॉडी पेन हो सकता है। ओके मैम, एक आखिरी क्वेश्चन हम आप ले रहे हैं। जी, Most of the patients who have recovered from this deadly flu has shown some body aches. What are the possible treatment such issue in homeopathy? Yes, excellent medicines we have. Sorry, बहुत अच्छी दवाइयां हैं हमारे होम्योपैथी में वीकनेस के लिए, बॉडी पेन के लिए, ऐसे पेशेंट्स जो कि कोरोना के बाद इससे पीड़ित हैं, और साथ ही साथ 2 दिन के अंदर यदि जो भी पेशेंट हैं, यदि आप उनको वो दवाइयां बताएंगे तो उनकी वीकनेस जो है 2 दिन के अंदर जाती है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज मुझसे मिस हो रही थी, वो कि जो भी कोरोना के बाद जो भी पेशेंट्स हैं उनके अंदर लंग्स जो है वो कड़े हो जाते हैं। जितने जगह में पस फॉर्मेशन हो गया वहां पर फाइब्रोसिस हो जाता है, मतलब कि यदि कोई बलून है वो एक जगह में सिकुड़ गया, ये मान के चलिए, तो ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, और आप 15 दिन के बाद ही उस मेडिसिन को लेने के बाद 15 दिन के बाद आप अपना सीटी स्कैन करा के देख लीजिए, आपका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगा। ये क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को दिया है और ये जानकारी अभी बहुत कम लोगों के पास है कि होम्योपैथी में भी क्या ऐसी मेडिसिन हो सकती है जो पोस्ट कोविड जो भी पेशेंट है जिनके लंग को रिकवरी की जरूरत है, उनको हमेशा के लिए ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, क्योंकि उतना लंग जो है वो एक्सपेंड ही नहीं होता। तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जो मैं नवल भैया को मैसेज कर दूंगी कि विल सर्कुलर। ओके मैम, थैंक यू सो वेरी मच, आपने काफी समय दिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर 1 मिनट, जो भी यदि रायपुर के लोग हैं तो मैं ऐसी एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ जो कि कोविड आर्मी के नाम से है। यदि आपको या आपके किसी परिवार में यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की जरूरत है, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर की या फूड की, मेडिसिन की, बेड की, तो आपको मैं वो सर्कुलर भेज दूंगी नवल भैया, आप सभी को सर्कुलेट कर सकते हैं। वो लोग बिल्कुल आपके लिए हर एक चीज की जरूरत जो है वो पूरा करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो हर चीज। थैंक यू वेरी मच मैम, जी, क्योंकि जी। 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। अब ये आखिरी और वाकई फाइनल सवाल है, संतोष तिवारी जी का एक सवाल है। जी, जी। मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपना माइक अनम्यूट। हाँ, मैं कोविड पेशेंट हूँ। मैं बाहर आ गई हूँ उससे, फिर भी मेरे को चक्कर और कमजोरी बहुत है। अच्छा, मुझे क्या लेना चाहिए? यदि आपको बहुत ज्यादा चक्कर और कमजोरी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है वो नवल भैया से ले सकते हैं। मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताऊंगी, वो आप कंटिन्यू कर दीजिए और आप मुझसे व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। आप 1 हफ्ते के अंदर काफी अच्छी रिकवरी आ जाएगी, क्योंकि आप ऐसे ही कोरोना से बाहर आ चुके हैं, है ना? मैं दवाइयाँ आपको कुछ मैसेज कर दूंगी। हाँ, थैंक यू मैडम। तो थैंक यू सो मच मैम। और आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं, जितने लोग जुड़े हैं जो रायपुर से हैं या रायपुर से बाहर भी हैं, जिनका रायपुर आना जाना होता है, तो मैडम का क्लिनिक दीनदयाल उपाध्याय नगर में है, एंजल होम्यो केयर के नाम से। आप गूगल में सर्च करके या हमसे किसी से भी संपर्क करके, या मैडम का डायरेक्ट नंबर भी मैं अभी ग्रुप में आप लोगों से सबसे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग अपने सवाल या अपने को यदि कोई ऐसी
कोई ट्रीटमेंट है जो लेना है तो आप मैडम से डायरेक्टली भी जाके संपर्क कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच मैम। तो आज का हमारा जो ये वेबिनार है ये बहुत ही सफल रहा। पूरे देश के अलग अलग कोने से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से और छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेके जशपुर तक सभी जगह से लोग इस वेबिनार में जुड़े और आपके माध्यम से उनके बहुत सारे सवालों का जवाब भी उनको मिला। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री सुरेश जी पारिक से कि वो आभार व्यक्त कर और आज के इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन की तरफ लेकर चलें। सुरेश पारिक जी। आज के इस कार्यक्रम के आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जी आपका चालू है वीडियो, बोलिए। वीडियो चालू है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बहन डॉक्टर आराधना पाठक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। इस भीषण महामारी में अपना अमूल्य समय निकालकर छत्तीसगढ़ पारिक समाज को कोरोना से बचाव, सावधानियां, उपचार एवं समाधान के उद्देश्य दिए। साथ ही छत्तीसगढ़ पारिक समाज के जितने भी सदस्य आप जुड़े उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में कहना चाहता हूं, आप सभी घर पर रहे और सुरक्षित रहे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। और मैं आप सभी हमारे पारिक समाज के सदस्य जो देश के अलग अलग कोने से, प्रदेश के अलग अलग कोने से हमसे जुड़े, और मैं देख पा रहा हूँ अभी भी लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं जुड़ने के लिए, लेकिन चूंकि हमारे पास समय की बाध्यता है और समय अब हमारा समाप्त हो चुका है। और मैडम थैंक यू सो मच, बहुत समय आपने दिया और जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपको बीच बीच में हम ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप सभी हमारे जितने पारिक समाज के सदस्य पूरे देश भर से हमसे जुड़े, उन सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम इस तरह के आयोजन करते रहेंगे और आप सभी से इसी तरह के समर्थन और इसी तरह की उपस्थिति की हम उम्मीद रखते हैं। और मैं पूरे छत्तीसगढ़ पारिक समाज की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आगे भी ऐसे हम आयोजन करते रहेंगे। और इसका आपको विश्वास दिलाते हुए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आज हमारे इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। धन्यवाद।